Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. आज जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं, फर्स्ट इज़ आउट ऑफ लाइन। इसमें बंगाल में फ़िलहाल इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद क्या सिचुएशंस हैं और बंगाल के सीएम और वहाँ के गवर्नर के बीच में क्या टसल है वो बता रखी है सिचुएशंस। सेकेंड इज़ सीज़ द फायर। तो यहाँ पे जो इज़राइल एंड हमस के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड इज़ लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। तो कोविड की सिचुएशंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए, सही तरीके से किस तरीके से उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए वो बताया हुआ है। एंड लास्ट जो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं वो है इन कोविड स्टॉर्म द की प्रिंसिपल ड्राइव्स होम। तो इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा बताया हुआ नहीं है, बस यही कहा हुआ है कि इस कोविड की सिचुएशन में इंडिया की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक वे को प्रमोट करती है और उनका जो नज़रिया है फ़िलहाल की गवर्नमेंट का वो अनसाइंटिफिक चीज़ों को प्रमोट करना और ऐसे लॉजिक्स देना जो साइंस की जो डेफिनेशन है उसमें फ़िट ना बैठे। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें कुछ ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो हम समझ सकें या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे यूज़ कर सकें। तो इस आर्टिकल को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से जो कि है आउट ऑफ लाइन। तो यहाँ बता रखा है कि बंगाल इलेक्शन के बाद वहाँ पे टीएमसी पार्टी की जीत हुई है और उसके बाद से ही जीत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और जीतने की खुशी में जो वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन पे अटैक किए जा रहे हैं, उनकी बुराइयाँ की जा रही हैं और इस तरह से एक वायलेंट माहौल बना हुआ है तब से लेकर अभी तक बंगाल में। और यहाँ पे जो बंगाल के सीएम हैं और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं और जो बंगाल की जो सीएम है फ़िलहाल ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, इनके बीच में प्रॉब्लम्स अभी से नहीं, इसके पिछले सेशन में जो सेशन था उसमें भी ये प्रॉब्लम्स थी और कई मौक़ों पे ऐसा देखा गया है जब गवर्नर ने सीएम का अपोजिशन किया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच बताया जा रहा है, क्योंकि कभी भी जो डिफरेंसेस हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी सीएम वहाँ की और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं जैसे कि गवर्नर, इनके बीच में जो टसल है वो जनरली स्टेट्स में कभी कभी देखा जाता है, पर इसको पब्लिकली बताना, डिक्लेयर करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के अगेंस्ट है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और फ़िलहाल जो गवर्नर है उन्होंने कूच बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल जो हुए हैं उसके बाद से जो वायलेंट माहौल है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को विज़िट किया और इसी को बताया जा रहा है कि गवर्नर खुले तौर पे सीएम का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग राइटर का कहना ये है कि गवर्नर को इस तरह की खुले तौर पर सीएम का विरोध नहीं करना चाहिए और अगर उन्हें कुछ एडवाइस देना है, कुछ गवर्नमेंट का से जो उनके काम है उनसे कुछ विरोध जताना है तो उनको ये पब्लिकली नहीं करना चाहिए, प्राइवेट में करना चाहिए और गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर फिर ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से खुले तौर पे जब विरोध प्रकट होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आता है और हमेशा ये माना जाता है कि अगर गवर्नर वहाँ के सीएम का या किसी स्टेट की पार्टी का के अगेंस्ट जा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सेंटर का इंटरफेरेंस ज़्यादा है और गवर्नर जो भी कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस या उनकी कमांड पे कर रहे हैं। तो इससे राइटर का कहना है कि वहाँ के गवर्नर को बचना चाहिए। तो अब कुछ हम न्यू वर्ड्स देखते हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ प्रोप्राइटी, दैट इज़ सुटेबिलिटी। सेकेंड इज़ behest, that is order or command. Third is gubernatorial, that is relating to a governor. Fourth is propensity, that is a habit of behaving in a particular way. तो अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सीज द फायर। तो फ़िलहाल कुछ दिनों से इज़राइल और
पैलेस्टीनियन के बीच में एक वार जैसी सिचुएशन आ गई है, दोनों साइड से फायर किए जा रहे हैं एम्यूनिशंस वगैरह, और यहाँ पे हमास और इज़राइल के बीच में मेन फाइट है। देखिए जो पैलेस्तीन है उसके फ़िलहाल 2 पार्ट्स हैं। ये अगर इज़राइल है तो इसके यहाँ पे इज़राइल का थोड़ा पार्ट है, सॉरी पैलेस्टीनियन का थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट यहाँ पे है। इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक, और ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, इसको हम कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप। तो फ़िलहाल गाज़ा स्ट्रिप पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का रूल है उसको हम कहते हैं हमास। ठीक है, तो यहाँ पे हमास और जो ये मेन लैंड जहाँ पे इज़राइल्स हैं इनके बीच में वार जैसी सिचुएशन है। और हुआ क्या था कि वेस्ट बैंक में यहाँ पे जेरूसलम है, और जेरूसलम के फ़िलहाल 2 पार्ट माने जाते हैं, एक है वेस्ट जेरूसलम और एक है ईस्ट जेरूसलम। वेस्ट जेरूसलम पे तो पैलेस्टीनियन है फ़िलहाल, लेकिन ईस्ट जेरूसलम से पैलेस्टीनियन को बाहर निकाला जा रहा है और उनको वहाँ से बाहर निकालने के रेगुलर प्रयास किए जाते हैं। और फ़िलहाल क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रेशंस का माहौल है, और वहाँ पे एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, वहाँ पे पैलेस्टीनियन जाकर जो भी उनकी मतलब प्रेयर्स होती हैं वो करना चाहते हैं, नमाज करना चाहते हैं, पर ये जो इज़राइल फोर्सेस है वो उनको वहाँ से बाहर निकाल रही है और बिल्कुल भी वहाँ पे एंटर नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में पैलेस्टीनियन के बीच में और इज़राइल के बीच में जो ये सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और दोनों के बीच में। और ऐसे में हमास ने भी यहाँ फायरिंग शुरू कर दी, अपनी साइड से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए हैं। शायद इज़राइल ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन हमास की साइड से भी आएंगी। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इज़राइल ने जीविस सेटलमेंट को एक्सपैंड किया है पैलेस्टीनियन की टेरिटरी में, यानी इज़राइल पैलेस्टीनियन का एग्जिस्टेंस ही नहीं मानता है, और वो जितने भी पैलेस्टीनियन की टेरिटरी है उसको धीरे धीरे वो अपने कब्ज़े में लेता आ रहा है, और इसी चीज़ का हमास विरोध कर रहा है, और इसलिए हमास और इज़राइल के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और ऐसे में हमास ने बहुत सारी रॉकेट्स लॉन्च किए हैं जो कि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं इज़राइल डोम डिफेंस सिस्टम, उसके द्वारा बहुत सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, मतलब कि डिटेक्ट कर लिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर लिया गया। पर फिर भी बहुत सारी ऐसे भी मिसाइल्स हैं कुछ अमाउंट में जो कि डिटेक्ट नहीं हुई हैं, और उन्होंने जाकर इज़राइल में तबाही मचाई है। मतलब वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं उनको भी इससे प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितने सारी सिविलियंस की जान गई है, ना सिर्फ इज़राइल में बल्कि गाज़ा स्ट्रिप में भी ऐसा ही हुआ है। मतलब पैलेस्टीनियन में भी ऐसा हो रहा है और इज़राइल में भी इस तरह की सिचुएशन है। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि ये हाई टाइम है जब दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, जो कि इज़राइल की एली है, वो यहाँ पे इंटरवीन करे, दोनों कंट्रीज़ पे प्रेशर डाले और सिचुएशन को और ज़्यादा एस्केलेट होने से, यानी फुल वॉर में कन्वर्ट होने से रोके। और वाकई ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है कि ऐसा किया जाना चाहिए, वरना हो सकता है मिडिल ईस्ट में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और हम एक फुल स्केल में वॉर और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मरते हुए और बहुत ही बुरी कंडीशन में हम देखेंगे। मिडिल ईस्ट वैसे ही एक बहुत ही इनस्टेबल पार्ट है, पूरे वर्ल्ड में ही हम कहें बहुत इनस्टेबल पार्ट है। तो इस सिचुएशन से इन 2 कंट्रीज़ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ को इंटरवेन करना चाहिए, जो बड़ी पावर्स हैं उनको इंटरवेन करना चाहिए, और दोनों ही कंट्रीज़ पे प्रेशर डाल के इस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नए वर्ड्स हैं वो ये हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ pulverized, that is to crush into fine particles. Second is reckoning, that is the action of calculating. And third is anguished, that is mental or physical pain or suffering. तो थर्ड यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है lend a helping hand to children the right way। तो इसमें राइटर जो कि हैं आर के विज, और ये IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ में, इन्होंने
तरीका बताया है कि इस कोविड की सिचुएशन में जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, उनको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि ये बाद में जाके अडॉप्ट करने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। मतलब लीगली किस तरह से उन्हें अडॉप्ट करना है वो तरीका बता रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर कोई चाइल्ड ऐसा मिलता है जिसके पेरेंट्स कोविड का शिकार हो चुके हैं और फ़िलहाल तो इस तरह के बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1098 इस पर कॉल करना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर वहाँ से होगा क्या कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सेकंड है ये, मतलब पहला तो है आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सही तरीके से जो भी लीगल एड है वो यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी उस बच्चे को। सेकंड है कि हम इंटीमेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होता है चाइल्ड वेलफेयर के रिगार्डिंग, हम उस ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है कि हम पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हमारे पास कि अगर हमें कोई ऑर्फन चाइल्ड मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं लीगल वे में। या तो हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। थर्ड है हम पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। अब ऐसे में देखो होगा क्या कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं वो ऐसे बच्चों को अपने अंडर लेंगी और देखेंगे कि बच्चे की एज वगैरह क्या है। अगर बच्चा 6 साल से कम का है तो उसको स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को दे दिया जाएगा, और जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऐसे बच्चे का प्रोटेक्शन किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए। और तो देखिए 2018 में संपूर्ण बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए थे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो इंश्योर करेंगे कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर किया जाना कंपलसरी है, और ऐसे कोई भी एनजीओ या इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी चिल्ड्रन को, यानी कि वो चिल्ड्रन हाउस यानी प्रोटेक्शन हाउस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते हैं। और एक बार जब अगर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बच्चे को अब अडॉप्ट किया जा सकता है लीगली, उसके बाद इंडियंस या एनआरआईज या फिर फॉरेनर्स बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे केस के बारे में बता रखा है जो कि है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर कोई भी बच्चा मिसिंग है उसकी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाएगी, उसको या तो ट्रैफिकिंग के अंदर या फिर एब्डक्शन के अंदर उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और ये भी कहा था कि एटलीस्ट 1 पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन ईच पुलिस स्टेशन इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग टू डील विद चिल्ड्रन। मतलब पुलिस स्टेशंस में बच्चे को अलग से डील करने के लिए एक ऑफिसर होगा जो कि किस तरीके से बच्चे से बिहेव करना है, किस तरीके से बच्चों मतलब नीड के अकॉर्डिंग उनसे बिहेवियर शो करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए, किया जाएगा। और उनका जो रैंक होगा वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट स्टैब्लिश करने की बात करी थी, और इसके जो हेड होंगे वो डीएसपी के रैंक से नीचे के ऑफिसर्स नहीं होंगे। यानी कि चाइल्ड और उनके चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्फन चिल्ड्रंस को स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए या अडॉप्ट करने के जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो टाइम टू टाइम डिफ़ाइन किए गए हैं, बताए गए हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और फ़िलहाल एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसने ये बताया है कि किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी ऑर्फन बच्चे को कोई देखता है या कोई एनजीओ है, कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है, तो इन्होंने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि उस पर इन एजेंसी को इन्फॉर्म करना है ऐसे किसी भी बच्चे के बारे में। यानी किसको इन्फॉर्म करना है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि उस बच्चे का आगे जो भी ख्याल रखना है, उसको अडॉप्शन में डालना है, जैसा भी करना है, उसको एक लीगल तरीके से यहाँ पे किया जा सके। तो ये थे आज के हमारे 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, और ये हमारा एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।